हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज़ का 32nd नंबर लेक्चर है। आज हम लोग कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं, आप सबने उसको देखा है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो जीएस टू मेंस कोर्स का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उस प्लेलिस्ट को खोलिए और जो भी वीडियोज़ आपने नहीं देखे, उसको देखिए और उसका नोट्स बना लीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स देखिए, कैग जो है वो क्या है, सबसे पहले जानते हैं उसके बारे में। देखिए, कैग जो है वो है हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड कौन है? कैग। ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के बीच में आता है? ये आता है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। ठीक है, ये इन आर्टिकल में आता है 148 टू 151। एक चीज और कहते हैं कि ही इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। लोगों के पर्स का गार्जियन है। पब्लिक पर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देश का जो भी डिपार्टमेंट है, जो स्टेट फंड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें ये ऑडिट का काम करता है। तो ये बता देता है कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है और कहाँ पे सही से उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आज आप लोग एक काम कीजिएगा। ये कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ, जो ये लेक्चर है, इसको तो मैं मेंस पर्सपेक्टिव से आपको करवा रहा हूँ। तो आज आप क्या कीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत का जो कैग वाला चैप्टर है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि और भी जो बारीकियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए और आप प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, देखिए देखते हैं कि कैग के रोल्स क्या-क्या हैं। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो होती है, पीएसी, उसका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में ये काम करता है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा ये है कि इट ऑडिट ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजरली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, साथ में भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किए जाते हैं, उन सब का ये ऑडिट करने का काम करती है। ठीक है, ऑडिट का मतलब ये चेक करते हैं कितना पैसा दिया गया था, कितना खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ या बेईमानी कर लिया गया है, इन सब का चेकिंग होता है। ठीक है, समझ गए? और क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है एज सर्टेन एंड सर्टिफाइजेज द नेट प्रोसीड्स व्हाट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। मतलब हम लोग को जो टैक्स के रूप में मिलता है, उसको ये मतलब एक तरीके से सर्टिफ़ाई करता है और फिर असर्टेन करता है, निश्चित करता है कि ये सही तरीके से उसका उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? बढ़ें आगे, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है? आप वीडियो को पॉज़ करके नोट्स बनाते चलिएगा, जो कुछ भी मैंने लिखा है, डिट्टो छाप लीजिए, वही नोट्स है। ठीक है? ज़्यादा माथा-पच्ची नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑडिट करते हैं ये कैग लोग, मतलब कैग जो ऑडिट करते हैं, उनका रिपोर्ट जो बनता है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट 3 चीज़ पे वो बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अकाउंट पे। ठीक है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अकाउंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अकाउंट। ठीक है? चलिए, 5वां पॉइंट क्या है? सेट गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलो बाय आवर अकाउंटिंग सिस्टम। अपने अकाउंटिंग सिस्टम को किस तरीके का जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए, उसको भी यही निर्धारित करता है। ठीक है? इट इंश्योर्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, चेक सेंटर एंड स्टेट प्रॉपर असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। देखिए क्या कहा है इन्होंने, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो होती है सेंटर और स्टेट लेवल पे, उसको ये मतलब इंश्योर करती है। मतलब सेंटर और स्टेट की जो ज़िम्मेवारी बनती है फाइनेंस को लेकर के, उसको इंश्योर करती है। साथ में उसका प्रॉपर असेसमेंट भी करती है। ठीक है? देखती है कि सही तरीके से उसका जो उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कलेक्शन भी करती है कई बार और एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू भी करती है। जो भी रेवेन्यू आता है उसको एलोकेट भी करती है, मतलब किस मद में कितना खर्चा किया जाए, ये भी बताती है कई बार। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये आता है कि कुछ इसको इंडिपेंडेंस दिए गए हैं फंक्शन करने के लिए। तो वो इंडिपेंडेंस और सेफगार्ड क्या है फंक्शनिंग के लिए, ज़रा देखते हैं। देखिए, पहला ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी कि 65 साल की उम्र तक ये काम कर सकते हैं, या फिर और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है?
दूसरा क्या हो गया, रिमूवल सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट का जज को निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसीलिए इनको भी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सैलरी कैंट बी डिग्रेडेड। जब इनका बहाली हो जाएगा, व्हेन दे आर अपॉइंटेड, उसके बाद में इनके सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये भी उनको एक जो है एक तरीके से सेफ गार्ड है। ठीक है, और क्या है, सैलरी चार्ज अपॉन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इनकी सैलरी चार्ज होती है, किसी मिनिस्ट्री को नहीं देना है, किसी गवर्नमेंट को नहीं देना है। ठीक है, तो CFI से इनको इनका सैलरी मिलता है, तो इसीलिए इस हिसाब से भी ये मतलब इंडिपेंडेंस है, इनको आराम से अपना काम कर सकते हैं। और क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस। देखिए कहते हैं क्या है कि जब ये रिटायरमेंट उनको मिल जाएगा, जब ये रिटायर हो जाएंगे 6 साल जब काम करने के बाद, 65 साल की उम्र के बाद, तो दूसरे किसी ऑफिस को ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग ये मतलब मान लीजिए या कभी जो कैग है वो निगेटिवली उसका यूज़ कर ले। ठीक है, कैसे निगेटिव यूज़ कर लेगा, मान लीजिए कहीं पे जाएगा ऑडिट करने के लिए, वहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत रसूख वाला है, किसी गवर्नमेंट में ऊंचे पद पे है, तो वो कह देगा कि आप यहाँ पे हमको जो है सो बोल दीजिए कि ऑडिट सही था, जब आप रिटायर कर जाइएगा तो आपको हम अच्छा पोस्ट दे देंगे। तो ऐसा कर सकता है। तो ये सब चीज़ नहीं होता है, मतलब जब ये रिटायर करेगा तो दूसरे किसी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये भी एक तरीके का इंडिपेंडेंस, इसलिए आराम से काम इनको करना ही पड़ेगा। एक कोट है इनसे रिलेटेड जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। क्या है कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी or the officer is probably the most important officer in the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by the Parliament in the Appropriation Act. कहने का मतलब यह है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि उनका ये मानना है, उनका ये ओपिनियन है कि ये जो ऑफिसर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, उनका कहना है कि ये वही है जो मतलब देखता है कि पार्लियामेंट में जो कुछ भी अप्रोप्रिएशन एक्ट में जो भी वोट दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, कि कितना पैसा खर्चा होना चाहिए, कितना एक्सपेंस हम जो है वो देना चाहिए, वो एक्सीड कर रहा है या उससे वेरी हो रहा है, इस सब की जानकारी इसको होती है। तो इसीलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑफिसर है भारत के संविधान में। ठीक है, तो ये कोट जो है आप GS में भी यूज कर सकते हैं और साथ में ऐसे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला है नो क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है किसी को भी अपॉइंट कर सकती है कैग के रूप में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है कई बार। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया हुआ है, जाकर के देखिए। ठीक है, और क्या आता है, शॉर्ट टेन्योर, 6 साल का ही टेन्योर इनको मिलता है, तो ये बहुत ही छोटा टेन्योर है इनको। यूके और यूएसए में 15-20 साल का टेन्योर मिलता है, तो उनको पूरा टाइम मिलता है अच्छे से ऑडिट वगैरह करने का। तो यहाँ पे 6 साल ही मिलता है, तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है इनके पास में, 6 साल के बाद तो रिटायर ही हो जाएँगे। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि यूके, यूएसए में भी 15-20 साल मिलते हैं, तो ये लोग सही से काम कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये भी हो गया। और हो गया पोस्टमार्टम नेचर ऑफ वर्क, मतलब जब खर्चा हो गया, जब पैसा एलोकेट हो गया, खर्च हो गया, उसके बाद में ये ऑडिट करने के लिए जाते हैं। तो अगर कहीं गलत जगह पे खर्चा हुआ है तो भी मतलब गलत जगह पे खर्च होने से बच नहीं पाता, ऑलरेडी वो खर्च हो गया रहता है, तो इसे पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब वारदात हो गई है, उसके बाद में पुलिस पहुँच रही है, ऐसा वाला कुछ सीन है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी लेस पावर, इनको पावर बहुत कम दिया गया है। मतलब ये कहना है कि दे कैन नॉट गेट ऑल इन्फॉर्मेशन दे वांट इन ऑडिट प्रोसेस। जब ये ऑडिट कर रहे होते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दिया जा सकता है, मतलब इनको उतना अधिकार नहीं, उतना पावर नहीं है। कुछ जो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं ले सकते हैं, मतलब इतना पावर नहीं है इनको, ये सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑडिट में भी सब चीज़ की जानकारी इनको नहीं मिलेगी। जितना इनको पावर दिया गया है उतना ही कर सकती है। ठीक है, मतलब पूरा पावर नहीं दिया गया है, कहने का मतलब ये है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अंडर कैग्स एम्बिट। देखिए, कुछ जो सर्विस होती है, सीक्रेट सर्विस होती है, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट इंडिया का,
वो कैग जो है उसका ऑडिट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। सीक्रेट सर्विस का जो एक्सपेंडिचर है वो कैग के अंडर नहीं आता है, ठीक है। और क्या है, एडवाइजरी नेचर है। मान लीजिए कुछ गलत हो गया है, इसने ऑडिट किया है, गलती पकड़ा गई, तो ये सिर्फ एडवाइस कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नो पावर टू इन्फोर्स द रिपोर्ट। मतलब कोई भी रिपोर्ट वो बना करके देता है प्रेसिडेंट को, तो इसको पावर नहीं कि उसको इन्फोर्स करवा सके, बस एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैन डिले इट और प्रेजेंट इन द टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट जो है वो इसको डिले कर देगा, जो भी रिपोर्ट मिले उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, तो गवर्नमेंट डिले करता रहेगा, उसको प्रेजेंट नहीं करता रहेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई पावर नहीं है क्या के पास उसको इन्फोर्स करवाने का, ठीक है। और क्या है, एक्सीडिंग मैंडेट टू गिव पॉलिसी ओपिनियन समटाइम। कई बार जो है इनको जो है पॉलिसी ओपिनियन का जो है ओपिनियन देना होता है, उसमें भी कई बार इनको जो मैंडेट है वो एक्सीड करता हुआ दिखता है, मतलब एक्सीडिंग मैंडेट है इनका, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, मतलब हर हर बार जो है इनका जो पॉलिसी ओपिनियन है वो मतलब कहते हैं ना कि पॉलिसी ओपिनियन जिनको देना है वो सही से जो ये देते हैं सही से, मतलब कई बार उसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? एक चीज़ ये हो गया। और क्या है, ओवर ओवर enthusiasm लीड्स टू इनएक्शन एंड रेड टेपिज्म। मतलब ये हो गया, कई बार कैग जो है वो अति उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। उसके वजह से जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और कई बार रेड टेपिज्म का मतलब समझते हैं ना, लाल फीता स्याही का जो है वो मतलब प्रारूप पकड़ लेते हैं, मतलब ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बस पोस्ट पे बैठे हैं, काम नहीं करते हैं। एक चीज़ और है, फियर ऑफ 3 सीज़। ये 3 सीज़ क्या है, सीबीआई, कैग और सीवीसी, ठीक है। तो सीबीआई मतलब हो गया क्या है, क्रिमिनल ब्यूरो। क्या है क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इंडिया, क्या है बताओ? सीबीआई का फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म, ठीक है। कैग तो मैंने बता दिया, सीबीसी तो पता ही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हो गया, तो ये 3 चीज़ जो सी से स्टार्ट है, इन चीज़ से लोग डर खाते हैं, तो ये भी एक तरीके से इश्यू बना हुआ है, लोगों को डर नहीं खाना, ये तो बस जो है वो जाँचने के तरीके हैं। और क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है, चाहे न्यू मॉडल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी विच आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द कैग। कोई भी मॉडल्स जो पीपीपी के अंदर है, या फिर कोई न्यू मॉडल जो सर्विस डिलीवरी का है, वो इसके अंदर नहीं आता है, तो ये भी एक मुद्दा है, कैग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या होता है, वे फॉरवर्ड अगर मैं देखूँ, सबसे पहले आता है विनोद राय कमेटी का रिकमेंडेशन, ठीक है। विनोद राय कमेटी का रिकमेंडेशन क्या कहते हैं विनोद राय जी? पहले कहते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, दैट शुड बी टेक अंडर एम्बिट ऑफ कैग्स एक्शन। उसको कैग के एक्शन के अंदर लाया जाना चाहिए। और क्या कहते हैं कहते हैं अमेंड कैग एक्ट 1971। कैग एक्ट जो 1970 उसको अमेंड कीजिए और इसको मोर पावर दीजिए, कैग को ज़्यादा पावर दीजिए। और क्या है, इंक्रीज द टेन्योर लाइक यूके एंड यूएस एंड गिव कंट्रोलर पावर, मतलब कंट्रोलर को ज़्यादा पावर दीजिए, नॉट ओनली ऑडिटर, ठीक है। मतलब ये क्या है कि कंट्रोलर का भी पावर दीजिए, कंट्रोलर तो आपने नाम दे दिया है, लेकिन उसको कंट्रोलर का पावर भी दीजिए, सिर्फ एडिटर बना के मत रखिए, जैसे यूएस यूके में किया जाता है, ठीक है। इट नीड टू गिव पावर टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये भी चीज़ दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फर्निश कर सके, उसको सही से जो है देख करके उसके उसके ऊपर जो है वो मतलब एक तरीके से उसको क्या कहेंगे उसको, एक तरीके से उपयोग में भी लाया जा सके। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वो देखते हैं, जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, उसको वो एक तरीके से यूज़ करवा सके, उसको मतलब सही तरीके से अमल में लोग इसको लाएँ, ऐसा ये पावर इनके पास में हो, ठीक है। और क्या है, डेडलाइन टू सबमिट द रिपोर्ट बाय कैग एंड प्रेजेंट टू पार्लियामेंट बाय गवर्नमेंट नीड टू बी फिक्स्ड। मतलब कैग जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे, उसकी भी डेट निर्धारित होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट बने उसको पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के द्वारा भी एक निश्चित अवधि के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये भी चीज़ करनी चाहिए, ये भी वे फॉरवर्ड में आप लिखना है आपको। एक चीज़ आके द एम्बिट ऑफ कैग हैज़ बीन इंक्रीज। एम्बिट जो है कैग का बढ़ाया गया है, जैसे एसडीजी जो है ऑडिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ऑडिट है वो, एनवायरनमेंट की जो ऑडिट है वो भी आजकल जो है करने लगे हैं। तो इसीलिए जो है इनको मोर एक्सपर्टीज में होना चाहिए। किसी को भी बहाली मत कीजिए, जो एक्सपर्ट हो, इन सब चीज़ों को भी जानकारी रखता हो, इन सब चीज़ों का भी अच्छे से उनको नॉलेज हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आइए जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। और क्या है,
rather than directly appointing civil servants, a specialized criteria with expertise should be fixed। मतलब सीधे किसी सिविल सर्वेंट को मतलब इसमें बहाल मत कीजिए, कुछ स्पेशलाइज्ड क्राइटेरिया भी उसके साथ में इंक्लूड कीजिए। और एक चीज़ और कहा गया है कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में भी सोचा जा सकता है, कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कोलिजियम सिस्टम। तो एक छोटा सा लेक्चर था, आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। हियर इज एन scanner, BR code, QR code. You can scan this and join our Telegram group so that you can get earlier notification and then different kind of PDFs also. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए।